आपण या इथल्या हसन इथे जो हत्ती पकड मोहीमचा या ठिकाणी जो कॅम्प राबवला होता त्याचे प्रमुख आहेत अग्रवाल सर, यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। सर, अभी जो हम देख रहे हैं कि आपने हमारे जो किसान हैं महाराष्ट्र के उनसे बातचीत की है, तो हाथी पकड़ मुहिम जो है उसके बारे में उनकी सबसे पहले क्या राय है? आपके यहाँ से जो किसान आए थे उनका तो पहला यही कहना था कि आप बताएं कि सारे के सारे हाथी हमारे यहाँ से रिलोकेट हो सकते हैं या क्या। तो उनको मैंने अपने कैंप के बारे में बताया और यहाँ के कोएग्जिस्टेंस मॉडल जो है कि कैसे सारे हाथी रिलोकेट करना पॉसिबल नहीं होता है, एंड स्पेशल केस में जब कोई पर्टिकुलर हाथी डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और एक्सेसिव डेंजरस टू प्रॉपर्टी हो जाता है, तब हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो परमिट करता है, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जो है उनको परमिशन दे सकते हैं एक हाथी कैप्चर करने का, 2 हाथी ऐसे। तो अभी हमारा क्या है, प्रेजेंटली हमें 3 हाथी कैप्चर करने का परमिशन मिला है। तो ये हमारा चौथा दिन है कैंप का, और दूसरे दिन में हमें 1 हाथी कैप्चर हो गया था। 16 तारीख। हाँ, 16 तारीख को 1 हाथी कैप्चर हो गया था, एंड उसके बाद में उस हाथी को वाइल्ड में रिलोकेट कर दिया गया है रेडियो कॉलर लगा करके। एंड उसके अलावा यहाँ पे सोलर फेंसिंग का जो मॉडल है 50-50 मॉडल है, 50% सब्सिडी दी जाती है, उसके बारे में मैंने ब्रीफ़ किया। यहाँ पे परिहारा जो हम लोग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में मैंने ब्रीफ़ किया, और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एलिफेंट्स इन हासन पूछा और कैप्चर और ये पूछा। तो वो मैंने बताया कि 1987 और 89 के बीच में और 2013-14 के बीच में मास कैप्चर किया गया था हासन में, लेकिन उसके बाद भी 2 साल के अंदर में वहाँ पे हाथी रिटर्न आ गए। ठीक है, तो ये जो उनकी क्यूरियोसिटी थी कि सारे के सारे हाथी को रिलोकेट कर दिया जाए, उसका हाथी की समस्या नहीं रहेगी, उसमें हासन में क्या हुआ है वो मैंने बताया उनको कि कंप्लीट रिलोकेशन के बाद भी थोड़े या बाद समय में 2 साल 3 साल 4 साल में हाथी फिर से वहाँ आ गए थे। तो एक यहाँ पे ये एस्पेक्ट है कि कुछ चीज़ें अगर सबको रिलोकेट नहीं कर पाते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस करके, और पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है आईसीटी बेस्ड और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, वो हम लोग करते हैं ताकि ह्यूमन लाइफ जो है हम लोग सेव कर सकें, एंड हाथी से जो होने वाले लॉस है उसका थोड़ा सा परिहारा जो है सरकार की तरफ से दिया जा सके। अभी जो परिहारा हाथी की तरफ से मिलता है वो अगर देखें तो आपके यहाँ से कैसे रहता है, एकड़ वाइज रहता है या जो एक दूसरा जो पेड़ वगैरह रहता है उसके हिसाब से रहता है? डिटेल परिहारा का गाइडलाइन दिया गया है हमारे यहाँ कर्नाटका सरकार से। उसमें क्या है, अगर पैडी वगैरह है धान, तो उसमें हम लोग देखते हैं 1 एकड़ से इतना यील्ड है, कितना डिस्ट्रॉय किया है वैसे। फिर यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा है तो कॉफ़ी में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कैलकुलेट किया जाता है, सुपारी में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कैलकुलेट किया जाता है, और पर सुपारी कितना देना है वो करके हम लोग फिर वो पंचनामा ड्रॉ करके उसको नंबर ऑफ़ कितना डैमेज हुआ है इनटू कितना पर का प्राइस है परिहारा देने के लिए, और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिपोर्ट आता है। डीआरएफओ ड्रॉज द रिपोर्ट, डीआरएफओ से आरएफओ, आरएफओ से एसीएफ, एसीएफ से डीसीएफ के पास आके वहाँ से ऑनलाइन मुखा के तरफ से दिया जाता है। अगर महाराष्ट्र में यही हाथी पकड़ मुहिम जो है वो वहाँ पर अगर शुरू करनी होगी तो इसका खर्चा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा? खर्चा जो होता है सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें आता है जो हाथी को, हमारा जो ट्रेंड एलिफेंट है उनको लाया जाए, क्योंकि बाकी वाइल्ड एनिमल जो है लेपर्ड हो गया या ये हो गया, उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद में मूव करने के लिए हमें मैनुअली नेट के थ्रू या कुछ तरह से मूव करते हैं टाइगर को भी, लेकिन एलिफेंट को मूव करने के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3000 किलो का अपना फीमेल और 5000-6000 किलो का मेल एलिफेंट्स होता है, तो उसको पॉसिबल नहीं होता। तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करके बेहोश करने के बाद में उसका पैर वैर बांध देते हैं, फिर उसको रिवाइव करते हैं। रिवाइव करने के बाद में उनको जो ट्रेंड एलिफेंट है उनके थ्रू हम लोग मोबिलाइज करते हैं, इधर पुश करके ट्रक में डालेंगे या उनको क्रेन से उठा करके ट्रक में डालते हैं, और वो ट्रक जो है यहाँ आपको दिख रहा है, वो ट्रक से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वेरेवर वी वांट, वेदर वी वांट टू रिलोकेट टू कैंप, वेदर वी वांट टू रिलोकेट टू वाइल्ड, उस ट्रक के थ्रू करते हैं। सो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स एंड ट्रेन माउथ कावाडीज, ये सब जो है खर्चे का एक फैक्टर्स हैं। थँक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे यहाँ पे दी है। आपण पाहू शकता है की कशा प्रकारे या ठिकाणी ही हत्ती पकड मोहीम या ठिकाणी राबवली जाते, त्याचाच अभ्यास करण्यासाठी आपण आलो आहोत।
पुढचं जे आपलं सेशन असेल त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की कशाप्रकारे या ठिकाणी हत्तीने नुकसान केलेलं आहे, तिथले स्थानिकांचं नेमकं म्हणणं काय आहे, हत्ती पकड मोहीम राबवणं शक्य आहे असं तर एकूण या ठिकाणी वाटतं आहे. कारण फक्त फॅक्टर राहतो तो NOCचा, हा राज्य सरकारकडून घेतली जाते आणि जशा प्रकारे हत्तींचा वावर आपल्याकडे असतो, त्यांची नुकसानी असते, त्यानुसार सिंगल हत्ती या ठिकाणी पकडले जाऊ शकतात असं या ठिकाणी सौरभ सरांचं म्हणणं आहे. आणि असं जर झालं तर निश्चितपणे दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती प्रश्न निकालात काढला जाऊ शकतो. यासाठी शासनाकडून त्याच तऱ्हेने आणि त्याच धर्तीवरती प्रयत्न होणे मात्र गरजेचे आहे.